हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी पेपर क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2। आप सभी लोग मेरे अदर जो भी सारे पेपर सॉल्व किए गए हुए हैं, एक्सीलेंस गिल्ड सर्च करके यूट्यूब पर आप लोग पा सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम पर भी, जिसका लिंक नीचे में दिया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी का पेपर। पहला जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है वो है MCQ। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखकर दिया हूं। पहला है क्वेश्चन, आत्मत्राण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया। इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीर का निर्माण फिर रचना है। इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है आपका, नीर का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का आशावादी। क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स की घ नंबर जो क्वेश्चन है वो है, नीर का अर्थ है। इसका आंसर होगा घोंसला। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हुआ है वो है आप लोगों का, क्वेश्चन दिया गया है और आपको उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था। आंसर होगा कौरव और पांडव के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 है, अश्वसेन कौन था। आंसर होगा तक्षक नाग का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन में किन गायिका बहनों से प्रभावित हुए। इसका उत्तर होगा रसूलन बाई और बतुलन बाई। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की दुनिया में इसे 2 कारणों से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर तो बहुत बड़ा होगा लेकिन जितना शॉर्ट हो सके उसे मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नमक कहानी की मार्मिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। साफिया जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी। वहाँ एक सिख बीवी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि वह महिला उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में साफिया लाहौर में 15 दिनों तक रुकी। साफिया की लाहौर में बहुत अधिक खातिरदारी हुई और उसे इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसे अपने मित्रों, शुभचिंतकों और संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। उसने सिख बीवी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक ले लिया। सफिया का भाई एक पुलिस ऑफिसर था। वह अपने भाई से नमक ले जाने के बारे में पूछी तो उसने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले सामान की तलाशी लेंगे। साफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीवी है। रात में साफिया ने सामान के पैकिंग के समय फल की टोकरी में नीचे नमक को छुपा दिया। उसने लाहौर जाते समय देखा कि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं कर रहे थे। सामान पैकिंग के बाद साफिया सो गई और सपने में उसे लाहौर के सौंदर्य, भाई और अपने संबंधियों को देखा। अचानक उसकी आंखें खुली और याद आया कि तीनों की टोकरी देते समय एक दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। जब वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी और उसका सामान जांच के लिए कस्टम वाले के पास जाने लगा तो उसने निर्णय लिया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी और नमक की पुड़िया निकालकर अपने बैग में रख ली। उसने कस्टम वाले अधिकारी के सामने नमक की पुड़िया रख दी और सारी कहानी बता दी। कस्टम अधिकारी दिल्ली का रहने वाला था। उसने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है। फिर गाड़ी भारत की ओर बढ़ी तो अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हुई। अमृतसर में कस्टम अधिकारी साफिया के सामान का जांच कर रहा था। वह ढाका का रहने वाला था। सफिया ने उससे कहा कि उसके पास थोड़ा सा नमक है और नमक के बारे में सब कहानी उसे बता दिया। कस्टम अधिकारी ने कहा कि वैसे तो डाब कोलकाता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात है, क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। साफिया सोच रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ।
इस तरह हम देखते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की सीमाएं एवं देश अलग हैं, लेकिन जनता के दिल में भेद नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चप्पल कहानी के प्रमुख पात्र रंगैया का चित्रण कीजिए। इसमें भी एक क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमने छोटा और पॉइंट वाइज करने की कोशिश की है। चप्पल कहानी के रचनाकार कावुटूरी वेंकट नारायण राव है। चप्पल कहानी का प्रमुख पात्र रंगैया है, जो कर्म से चप्पल बनाने वाला है और पेशे का ईमानदार और कुशल है। 50 सालों से वही काम करते हुए अपने जीवन की गाड़ी को चलाया जा रहा है। परिस्थितियों की मार को चाहते हुए भी वह हमेशा सुंदर भविष्य की कल्पना करता है और अन्य लोगों की बुरी आदतों से अपने को बचाए रखने में सफल है, जिसके क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। और पहला है निपुण कारीगर। चप्पल कहानी का नायक रंगैया है, जो निपुण कारीगर है और अपने चप्पल बनाने वाले कर्म से जुड़े लोगों में उसकी धाक है। वह किसी भी प्रकार के चप्पल को अपनी कारीगरी से मरम्मत करके उसे नए जैसे बना सकने की कुव्वत रखता है। मास्टर साहब भी शायद उसका नाम सुने होंगे, जिसके कारण वह रमन से अपने पुराने चप्पल ठीक कराकर लाने को कहते हैं। रंगैया भी मास्टर साहब के पुराने चप्पल की ऐसी मरम्मत करता है कि मानो वह नई हो गई हो। कहानीकार के शब्दों में नया चप्पल बनाने में या पुराने को चप्पल को नया बनाने में रंगैया बड़ा ही माहिर है और यह बात उसके गांव में सबको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श पिता। रंगैया का चरित्र एक आदर्श पिता का चरित्र है। 5 बच्चों के मर जाने के बाद रमन पैदा हुआ था और रमन के जन्म के साथ ही उसकी माँ चल बसी। तभी से उसको वह बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस रहा है। रंगैया कभी भी अपने पुत्र का मन नहीं दुखाता। रंगैया की सारी आशाएं रमन पर है। वह चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बने जाए और उसने कुल में अच्छा नाम कमाए। नाउ वी हैव गो टू थर्ड पॉइंट, शिक्षा प्रेमी। रंगैया यद्यपि पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह शिक्षा को जीवन का प्रधान गुण मानता है। उसका मानना है कि उसका लड़का पढ़ लिखकर ही बड़ा आदमी बन सकता है और तभी उसके कुल में उसका नाम रोशन होगा। पॉइंट नंबर 4, भविष्य के प्रति जागरूक। रंगैया भविष्य के प्रति जागरूक है। वह खुद नहीं पढ़ा सका, जिसके कारण 50 सालों से जूते चप्पलों की सिलाई ही करता आ रहा है, किंतु लड़के को पढ़ा लिखाने के लिए मास्टर साहब के पास एक एक पैसा बचाकर जमा कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके सारांश की ओर। उपयुक्त विवरणों से कहा जा सकता है कि रंगैया का चरित्र एक आदर्श व्यक्ति का चरित्र है, जिसमें आदर्श पिता के गुण, भगवान के प्रति श्रद्धा, शिक्षा के प्रति संपन्न तथा कृतज्ञता का भाव कूट कूट कर रंगैया में भरा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य और सर्प कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य और सर्प शीर्षक कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय का संक्षिप्त वर्णन किया है जब महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था। रणभूमि में जिस समय कर्ण अर्जुन आमने सामने एक दूसरे पर बाणों की बछावर कर रहे थे, उस समय अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने अर्जुन का वध करने में उसकी सहायता करने का प्रस्ताव किया, किंतु यशस्वी एवं स्वाभिमानी कर्ण उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने आदर्श चरित्र एवं स्वाभिमान पर किसी भी प्रकार का कलंक लगने देना नहीं चाहता था। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर इस विषय पर उसकी सोच यह थी कि युद्ध में भले ही सर्प उसे विजय दिला दे, किंतु सर्प तो मानवता का दुश्मन है। अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सर्प का सहारा लिया, तो उसका स्वाभिमान एवं सम्मान किस प्रकार सुरक्षित रहेगा, वह आने वाली मानवता को अपना कैसे मुख दिखाएगा। इस प्रकार यह कविता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। रचनाकार इसके हैं यतेंद्र नाथ मिश्र ने बिस्मिल्लाह खान का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियां, उनके वर्तमान की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संगठन सी भाषा में व्यक्त किया है। बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया है। पॉइंट फर्स्ट है धार्मिक सौहार्द। बिस्मिल्लाह खां सच्चे मुसलमान थे। वह 5 समय नमाज पढ़ते थे, मुहर्रम का उत्सव पूरे शौक और भाव से मनाते थे। फिर भी वह हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा को मैया कहते थे। बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में नित्य शहनाई बज आया करते थे। काशी के विश्वनाथ की कल्पना बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बिना नहीं हो सकती। उनका यह धार्मिक सौहार्द हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 2, प्रभु के प्रति आस्थावान। बिस्मिल्लाह खान के हृदय में खुदा के प्रति सच्ची और गहरी आस्था थी और नमाज पढ़ते हुए खुदा से सच्चे सूर्य की कामना करते हुए और अपने शहनाई को करते थे।
पॉइंट नंबर 3, सरलता और सादगी। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारत के अनेक विद्वानों ने उन्हें मानद उपाधि आदि अन्य अनेक सम्मान मिले, फिर भी उन्हें गर्व और अभिमान छू नहीं पाया। सरलता, सादगी और गरीबी की जिंदगी जीते रहे, यहाँ तक कि वे फटी तहमत पहने रहते थे। उन्होंने कभी बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है रसिक और विनोदी स्वभाव। बिस्मिल्लाह खान बचपन से रसिक स्वभाव के थे। वह रसूलन बाई और बतूलन बाई की गायिका के रसिया थे। जवानी में वह कुलसुम हलवाई और सुलोचना के रसिया बने। वे जलेबी और कचौरी के भी शौकीन थे। वह बात करने में कुशल थे। जब उनकी शिष्या ने भारत रत्न का हवाला देकर उन्हें फटी तहमद ना पहनने के लिए कहा तो फट से बोले कि भारत रत्न शहनाइयों पर मिला है, लुंगिया पर नहीं मिली है। नेक्स्ट है इसका सारांश। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का चरित्र एक आदर्श भारतीय संस्कृति में पगे हुए संगीतकार का चित्र था, जो सदा सबके लिए स्मरणीय बना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका लेख लिखना है निबंध। निबंध इसमें आपको 2 दिया गया था, महंगाई और दूसरा था मेरे सपनों का भारत। हमने मेरे सपनों के भारत पर लिखने की प्रयास किया है। मेरा मानना है कि हर एक देशवासी का अपने जीवन को लक्ष्य करके एक सपना होता है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के प्रति एक सपना रखता है। हमारा भारत विश्व भर में महान बने। मैं भी अपने भारत के सुख में भविष्य के सपने देखा हूँ। मैंने भावी भारत के लिए कुछ सपने सोचे हुए हैं, जिनमें मैंने भव्य एवं महान भारत की तस्वीर देखी है। मैंने भावी भारत के सपने कुछ इस प्रकार देखे हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसको जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे लिखिएगा और पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा। समझिए, एक पेज में एक पैराग्राफ है और जब दूसरा पेज आए इसका मतलब है कि आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। और इस लेख को हमने एक पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश की है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक उत्कर्ष। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जन जन के लिए मंगलकारी और लोकतांत्रिक दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। जन जन में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो और देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित के संबंध में सोचे। उनमें परस्पर सद्भाव स्थापित हो। विश्व शांति की वंशी के स्वर चारों तरफ गूंजे। मेरी आकांक्षा है कि मेरा भारत ऐसा राजनीतिक उत्कर्ष लिए हुए हो कि किसी भी देश की बुरी नज़र हमारे देश पर ना पड़े। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय एकता। हमारे देश में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। उनमें धार्मिक एवं सांप्रदायिक झगड़े होते रहते हैं। सर्वत्र जातिवाद का बोलबाला है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र एकता की महत्ता को पूर्णतः विस्मृत कर चुके हैं। मैं उस दिन के सपने देखता हूं जब भारत में जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित झगड़ों का फिर से अंत हो जाए। भाषागत विरोध नहीं होगा और संपूर्ण देश एकता के सूत्र से बंधा होगा और सब कहेंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस लाइन का आप लोग कविता के फॉर्म में नीचे में लिखिएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और आपका नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समृद्धि। मैं सोचता हूँ मेरा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। यहाँ कोई भूखा ना रहे। प्रत्येक प्राणी के तन पर वस्त्र और रहने के लिए आवास हो। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा का प्रभुत्व समाप्त हो जाए तथा प्रत्येक दिशा में खुशहाली हो। विश्व मंगल कारिणी भारतीय संस्कृति का प्रसार। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत हो जो पुनः वसुधैव कुटुंब का घोष करे और भारत की संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में घुल मिल जाए। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, आप लोग चाहें तो इसे अपने कुछ और पॉइंट ऐड कर लिख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि कुछ शॉर्ट में लिखा जाए क्योंकि हिंदी का पेपर वैसे भी बहुत बड़ा होता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैज्ञानिक विकास। मैं चाहता हूं कि भारत विश्व में वैज्ञानिक उत्कर्ष का महानतम केंद्र बने। यहाँ अनेक वैज्ञानिक आदि विभिन्न विषयों में उत्कर्ष को प्राप्त करें और एक दिन भारत के प्रत्येक नागरिक सज यह कह उठे कि इसे कविता के फॉर्म में नीचे लाइन में लिखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। और इस निबंध का अंत में उपसंहार। भावी भारत के सपनों की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक देश की प्रत्येक
कुरीति से मूल रूप से नष्ट करने का दृढ़ संकल्प करें, तभी मेरे सपने मूर्त रूप ले सकेंगे। इस तरीके से ये निबंध आपका खत्म हुआ। अगर आप चाहें तो इस निबंध में कुछ और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और उसके उत्तर की तरफ। तो अगला जो प्रश्न आपके पेपर में दिया गया है वो है कि ग्रामर से दिया गया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वाच्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के उदाहरण परिचय दीजिए। आंसर है, वाच्य क्रिया के रूप रूपांतर को कहते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया के विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। और जानते हैं हम लोग कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कृत्यवाच्य का। कृत्यवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे अनिल रोटी खा रहा है, अशोक ने रोटी खाई आदि। इसमें अगर आप लोग चाहें तो कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाच्य पर, वो है आपका क्रमवाच्य। तो क्रमवाच्य के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रमवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का क्रम है। जैसे अशोक से फल खाए जाते हैं, पत्र भेजा गया आदि। तीसरा और सबसे अंतिम जो वाच्य हमारा वो है भाववाच्य। क्रिया के उस रूप को जिससे यह पता चले कि वाक्य का उद्देश्य न तो कर्ता है न कर्म, बल्कि इन सब से अलग क्रिया का भाव ही प्रधान है, इसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब चला जाए, आज यहीं ठहर जाए आदि। दोस्तों एक बात और बताऊं, इसमें कुछ राइटिंग में, हिंदी के टाइपिंग में कुछ गलती हुई है। इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जब बने हिंदी का किसी दूसरे पेपर का, तो उसमें ये गलतियां न दोहराई जाए। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। ये भी ग्रामर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, करण कारक और अपादान कारक की सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर है आपका, करण कारक और अपादान कारक दोनों में से पर सर्क का प्रयोग होता है। यहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो, वहाँ करण कारक, तथा जहाँ किसी प्रकार का अलगाव का भाव प्रकट हो, वहाँ अपादान कारक होता है। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो हैं, दोनों ही कारक में से का प्रयोग किया जाता है। तो से जब कहीं पर आपको साधन के रूप में बताएगा तो उसका प्रयोग तो वहाँ पर वो करण कारक होगा, और जब ये अलगाव के रूप में प्रकट करेगा तो वहाँ पर से जो होगा वो अपादान कारक के रूप में होगा। नीचे में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे छात्र बस से विद्यालय गए, तो से यहाँ पर क्या है, साधन के रूप में है, तो यहाँ पर ये करण कारक है। दूसरा है छात्र विद्यालय से वापस आए, ये अपादान कारक है क्योंकि ये एक दूसरे का अलगाव करता है। तो इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में बस विद्यालय जाने का साधन है, अतः से यहाँ करण कारक हो गया, और दूसरे वाक्य में छात्र विद्यालय से अलग है, अतः यहाँ से अपादान कारक है। से को आप लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे लिखा गया वैसे ही लिखिएगा। इस तरह से आपका ये मॉडल एक्टिविटी टास्क खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों में इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ